गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा नवम की विज्ञान की अध्याय 14 यानी कि प्राकृतिक संपदा, इस अध्याय का पुनरावृत्ति देखेंगे। पुनरावृत्ति देखते हुए हम इस अध्याय में जो पढ़े हुए कुछ बिंदु हैं उसको हम लोग दोबारा देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं। प्राकृतिक संपदा पृथ्वी पे मौजूद ऐसे कुछ संसाधन है जो मुझे जीवित रहने के लिए या कोई भी प्राणी को जीवित रहने के लिए सहायता करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जैवमंडल के घटक और साथ में हम देख रहे हैं कि स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। हर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल के अपने अपने घटक हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं जीवन की सांस वायु यानी कि वायुमंडल की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायु कई गैसों जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में 1% के एक अंश के रूप में ये मौजूद है। हीलियम, नियन, आर्गन और क्रिप्टन जैसी उत्कृष्ट गैसें जो है वो भी काफ़ी अल्प मात्रा में मौजूद रहती है। अब वायुमंडल की भूमिका क्या है? वायु ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग नियत रखता है। ये दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है, रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकता है या जाने की दर को कम करता है, जिससे रात अत्यधिक ठंड नहीं हो पाती। इसके बाद हम लोग देखें वायु की गति पवने। दिन के समय हवा का दिशा जो है समुद्र से स्थल की ओर होती है, क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इसका कारण यह है कि दिन के समय स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और पानी यानी कि जल जो है वो देर से गर्म होते हैं। इसीलिए स्थल की ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर तरफ जाने लगती है। ऐसे में हम देखते हैं कि हवा की दिशा जो है जल से स्थल की तरफ होती है और रात के समय जल को ठंडा होने में टाइम लगता है या समय लगता है, देरी होती है, तो इसीलिए जल तभी भी गर्म रहते हैं लेकिन स्थल ठंडा हो चुका होता है। तो जल की ऊपर की जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है और स्थल के तरफ से ठंडी हवा जो है जल के तरफ बहती है। तो रात में पवन का दिशा होता है स्थल से जल की तरफ। इस तरह से हम देखें पवन की गति के लिए भी वायुमंडल जिम्मेदार है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवनों का निर्माण करती है। इसके बाद हम देखें वर्षा क्या है। दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य किरणों द्वारा गर्म होता है और जल वाष्पित होता रहता है, तो वायु जल वाष्प को ऊपर ले जाता है जहां वो फैलती है और ठंडा होती है और ठंडा होकर जल वाष्प जल के बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। जब बूंदे के आकार बढ़ जाती है तो वो नीचे गिरने लगती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। इसके बाद हम देखें वायु प्रदूषण। वायु में स्थित हानिकारक पदार्थों की वृद्धि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन फ्लोराइड, सीसा, धूल के कण को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे मनुष्य के श्वसन और गुर्दे की बीमारी, उच्च रक्तचाप, आँखों में जलन, कैंसर, पेड़ पौधों में वृद्धि का कम होना, पत्तियों के रंग पे धब्बे जैसा दाग होना, इस तरह का प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में हम देखते हैं कि कुछ जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तब वो ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं जो वायुमंडल में मिल जाते हैं। वर्षा के समय यही गैसें जो है पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में वर्षा के पानी के साथ पृथ्वी पे वापस आते हैं। तो इसी तरह की वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जल के बारे में। जल हमें क्यों आवश्यक है? पृथ्वी की सतह के लगभग 75 भाग जो है वो पानी है।
या जल है, ये भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में भी मौजूद है। तो ये जल के स्रोत जो है सागर, नदियाँ, झरने, झील ये सब है। लेकिन इसमें से सागर में पाए जाने वाले या समुंदर में पाए जाने वाले जितने भी जल है वो खारा जल है। पीने लायक जल जो है हमें नदी या झरना, झील या भूमिगत जल के रूप में हमें पीने लायक जल मिलते हैं। ये शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। जल मानव शरीर की कोशिका संरचनाओं तथा ऊतकों में उपस्थित जीव द्रव्यों का महत्वपूर्ण संघटक है। ये जंतु पौधे हेतु आवास का भी कार्य करता है। जल में बहुत तरह के सूक्ष्म जीव भी मौजूद रहते हैं और सभी कोशिकीय प्रक्रिया जल माध्यम में ही होती है। तो इसीलिए जल जो है एक ऐसा द्रव्य है, अद्भुत द्रव्य है, जिसमें सारे पोषक तत्व घुलते हैं और उसके माध्यम से उसका संचरण भी होता है। अब जल प्रदूषण, जब जल जो है या पानी पीने योग्य नहीं होता है या पानी अन्य उपयोग में हम लाते हैं, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। इसमें अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं जिसके चलते जलीय जीव मरने लगते हैं। जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो इस स्थिति को हम जल प्रदूषण कह रहे हैं। कारण क्या है? जलाशयों में उद्योगों का कचरा डालना, जलाशयों के नज़दीक कपड़े धोना, जलाशयों में अवांछित पदार्थ डालना जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ हो गए या मल मूत्र त्याग करना हो गया, ये सब अगर हम जल स्रोत के आसपास करते हैं तो जल प्रदूषित होने का जो है संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं स्थल मंडल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मृदा के बारे में। तो मृदा जो है वो भूमि की ऊपरी सतह जो है वो हमारे पूरे जीव मंडल को खाना पहुंचा रहा है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे कि पौधों को जो आवश्यक तत्व है वो इसी मृदा से मिल रहा है और पौधों के ऊपर हम लोग पूरा जीव मंडल जो है वो सीधी तरह से या परोक्ष तरह से निर्भरशील है खाना के लिए। अब है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा के निर्माण में जो घटक है या कारक है वो सूर्य है, पानी है, वायु है और जीवित जीव है। सूर्य यानी कि सूर्य के रोशनी में चट्टान गर्म होता है और फैलता है, रात के समय ठंडा होता है तो सिकुड़ता है, इस तरह से उसमें दरारें पड़ जाती है और दरारें जो है बढ़ने लगती है और धीरे धीरे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। पानी जो है, पानी तेज बहता हुआ पानी पत्थरों को, टुकड़ों को अपने साथ बहा के ले आती है, तोड़ के टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित करती है और इस तरह से पानी के साथ बहते बहते बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो है वो छोटे छोटे बालू के कण या मिट्टी के कण में परिवर्तित हो जाते। वायु, तेज हवाएं भी चट्टानों को काटती है और मृदा बनाने के लिए रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जीवित जीव, लाइकेन और मॉस जो है चट्टानों की सतह पर उगती है और उसको कमजोर बनाकर महीन कणों में बदल देती है। इसके बाद हम लोग देखें मृदा अपरदन। मृदा की ऊपरी सतह वायु, जल, बर्फ और अन्य भौगोलिक कारकों द्वारा लगातार हटाई जाती है और भूमि की ऊपरी सतह या मृदा का हटाना मृदा का अपरोदन कहलाता है। अब इसका कारण क्या है? भूमि को पशुओं के द्वारा अधिक मात्रा में चराना, तेज हवाओं तथा पानी की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह का कटना और पेड़ों की कमी होने के कारण मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो कमज़ोर हो जाना, आपस में वो बंधे हुए नहीं रहना, ढीली पड़ जाना, जिसके चलते अपरदन में सहायता होना। इसके बाद हम लोग इस अध्याय में पढ़े जैव रासायनिक चक्रण। जैव रासायनिक चक्रण में हम देखें कि जीव मंडल में जैव और अजैव घटकों में लगातार अंतक्रिया होती रहती है, जो एक चक्राकार में ही अंतक्रिया चलती है। पौधों को कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व और इनके खनिज की आवश्यकता होती है। खनिज जल, भूमि या वायु से पौधों में प्रवेश करते हैं और दूसरे स्तरों से होते हुए अपने मुख्य स्रोत में स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रक्रम को हम जैव रासायनिक चक्र भी कहते हैं।
तो सबसे पहला जो चक्र हम लोग को पढ़ना था वो था जलीय चक्र। जलीय चक्र में हमने देखा कि ये प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, इसे हम जलीय चक्र कहते हैं। महासागर, समुद्र, झीलों तथा जलाशय तथा जल, इस सब के जगह का जो जल है वो सूर्य की रोशनी के उष्मा के कारण बाष्पीकरण होके, बाष्पित होके ऊपर वायुमंडल में जाते रहता है। और साथ में पौधे जो है मिट्टी से पानी को अवशोषित करती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसे इस्तेमाल करती है, वो भी बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से इसे जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ती है। जंतुओं के श्वसन तथा जंतुओं के शरीर द्वारा भी बाष्पीकरण की क्रिया से जल वाष्प वातावरण में जाती है। जलाशय में होने वाले जल का बाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। जल जो वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है तुरंत ही समुद्र में नहीं बह जाता, इसमें कुछ जमीन के अंदर चला जाता है और भूजल का भाग बन जाता है। पौधे भूजल का उपयोग बार बार करते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम लोग जलीय चक्र को इस तरह से देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में वायुमंडल की नाइट्रोजन सरल अणुओं के रूप में मृदा और पानी में आ जाती है। ये सरल अणु जटिल अणुओं में बदलती है और जीवधारियों से फिर सरल अणुओं के रूप में वायुमंडल में वापस चली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। वायुमंडल में 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, डीएनए, विटामिन का आवश्यक घटक नाइट्रोजन है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसका नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना आवश्यक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम फलीदार पौधों के जड़ों में मूल ग्रथिका नामक विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करने का प्रक्रम जो है उसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप और दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलता है। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक तरीका है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं जो वर्षा के पानी के साथ जमीन पे गिरते हैं। पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं तथा उसे अमीनो अम्लों में बदल देते हैं जिनका उपयोग प्रोटीन बनने में होता है। जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा या जमीन पे आ रहा है, वहाँ से पौधे उसे ले रहे हैं, पौधे से जीव द्रव्य या जंतु के शरीर में जा रहा है और दोनों पौधे और जंतु दोनों का जब उसके उत्सर्जन क्रिया हो या उसके मृत शरीर का अपघटन हो उसके माध्यम से वो अमोनिया में जो नाइट्रोजन उसके शरीर में यौगिक के रूप में था वो अमोनिया में परिवर्तित हो रहा है और अमोनिया फिर से ज़मीन पे या मिट्टी पे आ रहा है। ये अमोनिया को फिर से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में बदल दिया जा रहा है जिससे नाइट्रोजन विमुक्त होकर फिर से वायुमंडल में जा रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा सूक्ष्म जीव है वो इस नाइट्रोजन को विमुक्त करने में हमें सहायता कर रहे हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन पृथ्वी पर ज़्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है। यौगिक के रूप में ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अलग अलग प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और इसे ग्लूकोज के अणुओं में बदल देते हैं जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण का एक माध्यम भी मान रहे हैं।
उत्पादक स्तर में पौधों को हम उत्पादक स्तर कह रहे हैं। ये कार्बन की उपभोक्ता है और ये उपभोक्ता स्तर तक इस कार्बन को वो पहुंचाता है, क्योंकि जो जंतु पौधे को खा रहे हैं वो ग्लूकोज के अणु या हाइड्रोकार्बन के रूप में वो अणु जो है वो जंतु के शरीर तक पहुंच रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। इसका कुछ भाग श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। जीव द्रव्य के अपघटन में कार्बन वायुमंडल में पहुंचता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहुंच रहा है हमारे पास, और वो कार्बनिक यौगिक के रूप में आ रहा है, कार्बनिक यौगिक के रूप में पौधों के पास आ रहा है, जिसमें कुछ जो है वो चला जा रहा है हमारा फॉसिल फ्यूल बनने में, जीवाश्म ईंधन बनने में। कुछ जो है वो समुद्र में ही घुले हुए अवस्था में समुद्री जीवों के कवच में चला जा रहा है, और पौधों में जो कार्बनिक यौगिक था वो जंतुओं में जा रहा है। जंतु और ये दोनों का जब ये जीवाश्म बन रहा है तो जीवाश्म ईंधन के रूप में ये कैद हो जा रहा है, और बाकी जो कार्बन का हिस्सा है वो अपघटन के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में वापस जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के चलते होता है। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे प्रधान जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हम देखते हैं ओजोन भी है, मीथेन भी है, इस तरह के जल वाष्प भी है। ये इस तरह की गैस जो है वो पृथ्वी से परावर्तित होने वाले अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कह रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत बढ़ने के कारण दुष्प्रभाव, ग्रीन हाउस बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के चलते वैश्विक उष्मीकरण बढ़ रहा है, और वैश्विक उष्मीकरण के चलते पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, और औसत तापमान के बढ़ने के चलते समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ रहा है, क्योंकि चोटियों पर जमी बर्फ जो है वो पिघलने लगी है। ग्लेशियरों में जो बर्फ़ है वो पिघलने लगी है, और वो पिघल के जल बन के समुद्र में आ रहे हैं। इस तरह से समुद्र के जल स्तर बढ़ने से तटीय शहर और तटीय राज्य जो है उसमें जलमग्न होने का जो है खतरा वो बढ़ते जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। ये वायुमंडल में लगभग 21% उपस्थित है। ये पानी में घुले रूप में जलाशय में उपस्थित है, जो जलीय जीवों को जीवित रहने में सहायता करती है। वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रिया में होती है: श्वसन, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण में। ऑक्सीजन सब जीवधारियों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। तो जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बनिक अणु, जैसे कार्बन ग्लूकोज के रूप में, तो ऑक्सीजन जो है वो श्वसन के माध्यम से इस्तेमाल हो रहे हैं, और इस्तेमाल होके वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बना रहे हैं। ये दोनों जो है फिर प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो रहे हैं, और वो वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा है, और साथ में कार्बनिक अणु में भी कुछ ऑक्सीजन को कैद करके रख रहा है। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो चक्राकार में चल रहा है, संतुलन बना के रखा है। अब हम लोग देख रहे हैं ओजोन परत। ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। ये वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है। ये सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं, और इस प्रकार पृथ्वी पर जीवों के लिए ओजोन परत एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। ये परावैंगनिक विकिरण से हानिकारक विकार जैसे कि मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर तथा अन्य आनुवंशिक रोगों से बचाती है। 1985 के आसपास वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के पास ओजोन छिद्र की उपस्थिति ज्ञात की।
अब है कि ओजोन परत का ह्रास होने का कारण क्या है। एरोजल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC क्रिया के कारण या सुपरसोनिक विमानों के ईंधन के दहन से उत्पन्न पदार्थ के नाभिकीय विस्फोट से भी ओजोन परत के ह्रास होने का कारण है। और ओजोन परत के ह्रास होने से जो हमारा परावैंगनिक किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगे, तो ये हमारे लिए कैंसर या पौधों का वृद्धि में ह्रास या बहुत तरह का बीमारी करने का कारण बनेंगे। तो इस ओजोन परत को हमें मरम्मत करना है और इस तरह के एरोजल और CFC का उत्सर्जन हमें बंद करना है। तो ये था प्राकृतिक संपदा अध्याय का संक्षिप्त में पुनरावृत्ति।